अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इस दुनिया में बड़े शैतान मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटे छुछुंदर से शैतान मुल्क होते हैं ना, जो बड़े शैतानों के लिए रास्ते बनाते हैं और उनके लिए सारा फसाद पैदा करते हैं। वो जो दो छोटे छुछुंदर शैतानी मुल्क है ना, वो हैं पाकिस्तान और तुर्की। ये एशिया, दुनिया का आधे से ज़्यादा दुनिया की आबादी एशिया में रहती है। तो पूरे एशिया को कंट्रोल करने के लिए ये दो कंट्रीज़ मुसलसल प्रोवाइड करते हैं वो फितना, वो फसाद बड़ी पावर्स को। पाकिस्तान उस तरफ के हिस्से में चला जाता है, उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, वो उससे खेलता है। और सुपर पावर्स के लिए वो बफर जोन स्पेशली क्रिएट किया गया था ताकि वो उस रीजन में, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ तो जो दो मेन कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज थे ना, वो थे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया। और इसके लिए ये दो शैतान मुल्क। अब पाकिस्तान के हवाले से तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको, तुर्की के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उस पे मैं ज़रा बात करूँगा कि तुर्की, अभी जो नेटो का समिट हो रही है जिसमें बाइडेन भी आया है और नेटो के सारे चीफ ऑफ कंट्री, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आए हैं, और मंडे को इनकी मीटिंग हुई जिसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। ऑब्वियसली आपको पता है इस वक्त नेटो का सबसे बड़ा इशू यूक्रेन वॉर है, जहाँ पे वो रशिया को हराना चाहता है और वो समझता है कि ये 80s का ज़माना है। जिस तरह यूएसएसआर तोड़ दिया था, आज वो रशिया को हरा देंगे। अफ़गानिस्तान को तबाह करके रशिया, यूएसएसआर को हराया था, तो अब ये समझते हैं कि यूक्रेन को तबाह करके रशिया को भी तबाह कर देंगे। लेकिन चीज़ें मुख्तलिफ हैं और बहुत फ़र्क है सिचुएशन में। खैर, नेटो के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने मेंबरशिप के लिए वो किया था अप्लाई। तो नेटो के रूल्स के मुताबिक जब तक सारे कंट्रीज़, जितने भी नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अप्रूव ना करें, नए मेंबर को मेंबरशिप नहीं मिल सकती। फिनलैंड को तो सब ने अप्रूव कर दिया था, मिल गई थी। स्वीडन के लिए तुर्की ने ऑब्जेक्शन रखा हुआ था, कम नहीं देंगे, इसलिए कि स्वीडन का तुर्की से डायरेक्ट वेपन्स का कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई सिक्योरिटी डील नहीं थी। इसके अलावा स्वीडन टेररिज्म के हवाले से तुर्की के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था। और तुर्की को, और लेकिन तुर्की उसमें ज़्यादा खेल रहा था इस्लाम 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 इस्लाम, क्योंकि तैयब अरबकान आपको पता है जमात इस्लामी है और वो एक आतंकवादी सोच रखता है। तो नेटो के इजलास में जाने से पहले मंडे को तैयब अरबकान ने कहा कि मैं स्वीडन की मेंबरशिप कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में यूरोपियन यूनियन भी हमें मेंबरशिप दे। अब यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप जब से यूरोपियन यूनियन बनाए तब से तुर्की ने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि शुरू में तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्रांस और जर्मनी, जो वो वर्ल्ड वार में मेन लड़ाई इधर से शुरू हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक आयरन एग्रीमेंट बनाया था और उसमें टैक्स फ्री और चीज़ें की थी। और फिर बाद में इसको यूरोपियन यूनियन का नाम दे के इसमें बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, इटली, इंग्लैंड ये शामिल हुए, और फिर इसमें स्पेन, पोर्टुगल, ग्रीस, और फिर बाद में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे नहीं आया, स्वीडन, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया, और इस तरह बढ़ता बढ़ता
अब ईस्ट यूरोप के भी तकरीबन मुल्क आ गए, लेकिन तुर्की ने जब से मांगी है मेंबरशिप 50 साल से, इसकी मेंबरशिप को कोई घास नहीं डालता। इसकी वजह यह है कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है और तुर्की इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करता है। ठीक है, तैयब एर्दोगान से पहले तुर्की में क्वाइट मच सेक्युलरिज्म था, काफ़ी लिबरल पॉलिसीज़ थी, लेकिन स्टिल वेस्ट है ना, वो नेटो में तो एक मजबूरी थी कि नेटो कोल्ड वार के ज़माने का अलायंस था। और तुर्की के नक्शे को आप देखें तो उस वक्त का यूएसएसआर था, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान ये सब यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, तो डायरेक्ट बॉर्डर मिलता था तुर्की का। और बाकी जो बल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब भी सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे। तो तुर्की एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से नेटो का हिस्सा बना, लेकिन यूरोपियन यूनियन में इसको हिस्सा नहीं दिया गया, फियरिंग कि तुर्की का आप इस तरफ का नक्शा देखें तो उसके बॉर्डर मिलते हैं ईरान, इराक, सीरिया वगैरह से। तो यूरोपियन यूनियन आफ्टर ऑल एक बॉर्डरलेस यूनियन है, करेंसी सिंगल है, तो वो उनको डर था कि फिर वो रास्ता खुल जाएगा। और तुर्की ने भी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार दिखाई कि अभी 4-5 साल पहले तुर्की किसी बात पे एर्दोगान साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा हम बॉर्डर खोल रहे हैं, जितने सीरिया, इराक, लीबिया के सारे जो हैं आईएस के टेररिस्ट, उनको हम धक्का दे रहे हैं इस तरफ, क्योंकि तुर्की का यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर मिलता है ग्रीस और बल्गारिया से। तो तुर्की ने कहा कि हम तो रास्ता दे देंगे इधर से। अब एक बार इसने यहाँ से रास्ता दे दिया तो आगे तो बॉर्डरलेस हिसाब किताब में पूरे यूरोप में फैल जाते हैं, और यही हुआ। आपने देखा था कि जब आईएस के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, पहले तो अमेरिका बहादुर ने आईएस क्रिएट किया सीरिया, लीबिया और इराक पे कंट्रोल हासिल करने के लिए, और फिर एक बार वहाँ पे इनकी कंट्रोल आ गया, कद्दाफी को मार दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, सीरिया को तकरीबन तबाह कर दिया, तो अब आईएस टेररिस्ट बन गई और फिर उसका ख़त्म करना लाजमी था। तो उसको ख़त्म किया तो वो टेररिस्ट सारे जॉबलेस हुए तो तुर्की की तरफ आए, क्योंकि आफ्टर ऑल इनका माई बाप तुर्की। जैसे तालिबान पाकिस्तान ने बनाई थी, तो तालिबान जब मसला होता था तो पाकिस्तान की तरफ भागते थे, वो सारे तुर्की की तरफ भागे। अब तुर्की उनको फिर धक्का देता रहा यूरोप, और आप आज यूरोप में हालत देख रहे हैं, जो ये सब उसी टेररिस्ट जो भेजे हैं तुर्की ने। तो यूरोपियन यूनियन तुर्की पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। तो जब तैयब एर्दोगान ने कहा ना कि भाई हम यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप आप हमें दे दें, हम स्वीडन को एक्सेप्ट करते हैं नेटो में, तो यूरोपियन यूनियन ने क्लियर अल्फाज में जवाब दे दिया कि भाई साहब, नेटो और यूरोपियन यूनियन दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग अलायंसेस हैं। नेटो ब्रॉडर है, उसमें तो यूरोप से बाहर की भी कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यूरोपियन यूनियन एक अलग चीज़ है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और साफ मना कर दिया। फिर तुर्की के साथ मीटिंग की नेटो के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने मीटिंग की जिसमें 3 लोग शामिल थे, सेक्रेटरी जनरल नेटो, प्राइम मिनिस्टर उसके स्वीडन के उल्फ क्रिस्टरसन और तुर्की के एर्दोगान। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने वेलकम किया कि आप हमारे साथ आए हैं और आप स्वीडन को एक्सेप्ट कर लें। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे कुछ गारंटीज दी, कुछ चीज़ें, कि भाई साहब हम आपके साथ टेररिज्म पे एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, हम मिल के टेररिज्म से लड़ेंगे। इसके अलावा हम वेपन्स की भी आपस में डीलिंग की एग्रीमेंट करते हैं कि हम आगे वेपन्स की भी डील करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो तैयब एर्दोगान ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ स्वीडन को नेटो में, और मैं वापस जाके अंकारा में अपनी पार्लियामेंट के सामने ये रखूँगा बात, और पार्लियामेंट से अप्रूवल हो जाएगी तो बन जाएगा स्वीडन मेंबर नेटो का। तो इस तरह तैयब एर्दोगान ने स्वीडन, जहाँ पे कुरान जलाया गया था,
एक ऐसे आदमी ने कुरान जलाया था जो इराकी नेशनल था और जो वाया तुर्की स्वीडन पहुंचा था, और एक्स मुस्लिम था, अभी क्रिश्चियनिटी में था ये। लेकिन तुर्की का पाकिस्तान का इस्लाम से ताल्लुक़ इतना ही है जितना कि किसी भी हिपोक्रेट का हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ दोनों कंट्रीज़ इस्लाम को यूज़ करते हैं। तो फैशिस्ट फ्रांस, फैशिस्ट स्वीडन, फैशिस्ट यूरोपियन यूनियन, ये तुर्की कहता रहा है कि ये सब फैशिस्ट कंट्रीज़ हैं और एंटी इस्लाम कंट्रीज़ हैं। तो भाई साहब फिर तुम क्यों मरे जा रहे हो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए? ये कोई हमें समझा दे कि फिर आप मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए, जो बकौल आपके कि रेसिज्म की पॉलिसीज़ अपनाते हैं, जो एंटी इस्लाम हैं, एंटी मुस्लिम्स हैं, लेकिन आप मरे जा रहे हो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसका जो वो था ना ब्लैकमेलिंग का पॉइंट कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना दो, वो तो, और ये मैं आपको बता दूं कि ईस्ट यूरोप भी पूरा मेंबर बन चुका है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन ईस्ट यूरोप के 3 कंट्री हैं जो अभी तक मेंबर नहीं बने: अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया। तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं। यूरोपियन यूनियन रेफ्यूजीज तो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि आप पछता भी रहा है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज़ पे भरोसा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि शायद बात भी सही है, हालांकि आप बोस्निया, कोसोवो, अल्बानिया वगैरह को कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान, तुर्की और इस तरह के जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज़ हैं, कि आफ्टर ऑल ये यूरोपियन यूनियन में अरसे से रह रहे हैं, और जब से ऑटोमन एम्पायर से निकले हैं तब से ये काफ़ी हद तक इनका टॉलरेंट इस्लाम है। लेकिन स्टिल वेस्ट भरोसा नहीं करता कि आफ्टर ऑल वो बिलीव तो उसी डॉक्ट्राइन पे करते हैं जो टेररिज्म को इनकरेज करता है। अजीज़ दोस्तों, बोस्निया, बल्गारिया वगैरह ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहे हैं। आप ये नक्शा जो देख रहे हैं, ये नक्शा कॉपीराइट है शटर स्टॉक का, उनकी इजाज़त से हम ये लगा रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर 1683 में अपने पीक पे था। उसमें आज के जो कंट्रीज़ जो शामिल हैं ना, इसमें जो ऑटोमन एम्पायर में, ये बीच में लाइट ब्राउन है ना, ये तो आज का तुर्की है। जबकि इसमें इस तरफ आप आ जाएं तो सीरिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, काफ़ी सोवियत यूनियन की एक्स रिपब्लिक्स इसमें हैं, फिर इज़राइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक, इजिप्ट, एरिट्रिया, एथियोपिया, सूडान, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जेरिया, मोरक्को का पार्ट। और अगर आप यूरोप में देखें तो बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेक रिपब्लिक, हंगरी, ग्रीस, ये सब इटली तक पहुंच गए थे। ये ऑस्ट्रिया का काफ़ी हिस्सा इनके पास था, जिसमें वियना के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए थे। इतनी बड़ी यूरोपियन यूनियन थी। और सऊदी अरब आप देखें इसमें, तो सऊदी अरब का बीच का पीला हिस्सा आज भी रुबा खाली कहलाता है। रुबा अरबी में कहते हैं क्वार्टर को, और खाली मतलब खाली। तो ये इतना पीक डेजर्ट है कि वहाँ पे आज भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है सऊदी अरब में। तो उस ज़माने में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। तो जो मेन एरिया थे जिसमें मक्का, मदीना, दहरान, दुबई, अबू धाबी, ओमान, ये सब इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था ऑटोमन एम्पायर ने। अब आप इसमें देखें कि मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है ना, जो ये यूरोप की सबसे बड़े ट्रेडिंग का रास्ता था, और इसी में ये सफ़र करते थे ट्रेड के शिप। लेकिन आप इसको देखें कि मेडिटेरियन सी के चारों तरफ ऑटोमन एम्पायर का कब्ज़ा था, और ऑटोमन एम्पायर ने बास्फोरस जो उधर का इलाका है समंदर का, उसमें इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ट्रेडिंग यूरोप के लिए बिल्कुल बंद हो गई थी।
और सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती थी यूरोप की इंडिया के साथ। तो उस ट्रेडिंग के नए रूट्स ढूंढने के लिए ये स्पेन, पोर्टुगल, जो कि ऑटोमन एम्पायर से थोड़ा बचा हुआ था, तो हालांकि उसमें उधर से शिप निकल के ढूंढने के लिए रास्ते जाते थे, और क्रिस्टोफर कोलंबस इसी तरह निकला था और फिर वो अमेरिका तक पहुंच गया था। तो एक दबदबा था, एक दहशत थी। और आपको पता है कि मुसलमान फौजों का जो हमला होता था ना, उसके बाद डेमोग्राफी उधर की चेंज हो जाती। ये सारा रोमन एम्पायर का जो इलाका था, ये सारा का सारा इन्होंने कंट्रोल कर लिया। यहूदियों को जेरूसलम से भगा दिया। बल इधर आप ईस्ट यूरोप में देखें तो ये आज मुसलमान मुल्क बने हुए हैं, अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया, ये सब उस मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर के तोहफे हैं। और इतना ज़्यादा वहाँ पे कन्वर्जन हुआ और ये सब हुआ कि यूरोप उस चीज़ को भूल नहीं सकता। और आज भी अगर आप तुर्की का नक्शा देखें तो उसकी बॉर्डर्स बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़ी खतरनाक हैं। देखें, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, और इसके ऊपर रशिया। नीचे आए तो तुर्की के बॉर्डर मिलते हैं सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया और इसराइल भी ज़्यादा दूर नहीं। फिर यूरोप की तरफ आए तो ग्रीस, बल्गारिया। फिर दो इम्पोर्टेंट समंदर, एक नॉर्थ में तुर्की के ब्लैक सी और एक नीचे मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए तुर्की का डायरेक्ट समंदरी रास्ता बनता है इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया वगैरह के साथ। और ऊपर ब्लैक सी से देखें तो डायरेक्ट इसका बॉर्डर बनता है रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, इन मुल्कों से। तो तुर्की पाकिस्तान की तरह अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के खेल रहा है। लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान को एक ज़ियाउल हक मिला, जिसके आने के बाद पाकिस्तान इस्लामिक बन गया। नॉर्मली तो ये सफ़र ज़ियाउल हक से पहले भुट्टो ने ही शुरू कर दिया था, जिसने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया था और इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दी थी। पहले पाकिस्तान में संडे की छुट्टी होती थी, जुम्मे की छुट्टी डिक्लेयर कर दी, अहमदियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया और शराब हराम कर दी। और इस तरह भुट्टो ने इस्लामाइजेशन किया। हालांकि खुद भुट्टो का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन जैसे इमरान खान यूज़ कर रहा है, भुट्टो को भी उस वक्त इस्लाम को यूज़ करने के लिए आर्मी ने मजबूर किया। और फिर भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक ने तो पूरा ही शरिया नाफिज कर दिया ना, और उसका नतीजा आज आप पाकिस्तान देख रहे हैं कि तबाह व बर्बाद है। और तुर्की 20 साल पहले अच्छा खासा मुल्क हुआ करता था, लेकिन अरबगान के आने के बाद तुर्की भी उस पाकिस्तान के सफ़र पे चल पड़ा है, जिससे तुर्की का लीरा अपनी वैल्यू बहुत ही तेज़ी से खोता जा रहा है। पिछले कई सालों से तुर्की में इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। ये और बात है कि अरबगान, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने कंट्रोल रखा है पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे अरबगान ने भी अपना कंट्रोल तुर्की पे ज़बरदस्त रखा हुआ है और हर इलेक्शन मैनिपुलेशन से जीत जाता है। 3-4 साल पहले म्यूनसिपल इलेक्शन हुए थे, जिसमें अंकारा, इस्तांबुल, इज़मीर, बड़े बड़े शहरों की म्यूनसिपलिटी हार गए थे ये, लेकिन उसने वो इलेक्शन नलीफाई कर दिए। तो ये तुर्की एक बहुत ही ख़तरनाक कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के साथ मिला हुआ है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन इससे अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से इससे घबराती है या इससे दूर रहना चाहती है। मजबूरी ये है कि वो बिल्कुल यूरोप के दरवाजे पे है कि 80-90% तुर्की एशिया में है, लेकिन 10-20% यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन के साथ डायरेक्ट बॉर्डर लगते हैं और फिर उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। फिर उसका, चूँकि आखिरी खिलाफत जो मुसलमानों की थी वो तुर्की की थी, इसलिए उसका असर मुसलमान मुल्कों पे, फिर अज़रबैजान, पाकिस्तान, ईरान, इन सब मुल्कों के साथ, हालांकि सऊदी अरब के साथ तुर्की का 19-20 चलता रहता, लेकिन बाकी इस्लामिक देशों में तुर्की अपनी खिलाफत को रिवाइव करके चीज़ें करता रहता है। तो इसलिए यूरोप वेस्ट है ना, वो तुर्की को साथ मिला के भी रखा है, लेकिन उसके साथ दूर दूर। जैसे हम 8-10 दोस्तों का एक ग्रुप होता है, जिसमें हमें पता है कि एक साला इसमें शैतान है, तो हम उससे सब बातें उसके सामने नहीं करते, सब चीज़ें उसके साथ नहीं करते, बच बच के रहते हैं, सावधान रहते हैं कि
झटका मिल सकता है। तो वैसे ही तुर्की का हाल है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने, तुर्की ने सीरिया तबाह कर दिया ISIS क्रिएट करके वेस्ट के कहने पे इस पूरे रीजन को, लीबिया, सीरिया, इराक, जो कि डेवलप्ड कंट्री थे, अमीर कंट्री थे, वेस्ट से ज़्यादा सोशल सिस्टम था इनका, ह्यूमन राइट्स का कोई मेजर इशू नहीं था। ख़ासतौर पे लीबिया में, सीरिया में कहाँ था ये? कब हम सुनते थे कि वहाँ पे इराक के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सद्दाम हुसैन ने शियाओं के ऊपर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए थे, ये क्या था, वो क्या था, कुछ नहीं था। बाद में खुद ही कहते रहे कहाँ सब झूठी खबरें थी, केमिकल वेपन था ही नहीं इराक के पास, लेकिन तबाह कर दिया। ऐसे ही उधर अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया पाकिस्तान की मदद से। आज अफ़गानिस्तान कहाँ है? मैंने 2 दिन पहले आपके सामने अफ़गानिस्तान की वीडियो रखी थी, उसमें आपको खूबसूरती दिखाई थी कि कितना अफ़गानिस्तान, चूँकि 20 साल इसमें डेवलपमेंट वर्क किया है वेस्ट ने और इंडिया ने, तो डेवलप बहुत ज़्यादा हो रहा था। और बगैर जंग लड़े तालिबान को अफ़गानिस्तान मिल गया तो तबाही नहीं आई। अब तालिबान के अपने ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं, लेकिन तालिबान अफ़गानिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान में करप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक वीडियो में कभी बताया था कि तालिबान का और दूसरे लोगों का, जैसे पाकिस्तान के आर्मी का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान आर्मी का आर्मी मेस होता है ना, मेस में जाके देखेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि आप किसी महल में हैं। उनकी कैबिनेट में एक से एक शराब होती है, जहाँ पे रोज़ सारे आर्मी ऑफिसर्स बैठ के शराबें पीते हैं, गेम्स खेलते हैं, सब कुछ होता है। जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स को अपनी बीवियाँ पेश करते हैं, और मतलब लेविश लाइफ है। ये जंग नहीं लड़ने के काबिल। फिर इनका बिजनेस में इतना इंटरेस्ट, करप्शन में इतना वो, कि इतना माल बनाते हैं कि ये जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे। तालिबान है ना 92 से इनका वजूद शुरू हुआ है, तो आज 35 साल से ये मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। तो इनकी ख्वाहिशात इतनी नहीं है। ये पत्थर की ज़मीन पे बगैर कुछ बिछाए ज़मीन पे बैठ के प्याज के साथ रोटी खा लेते हैं, नमक के साथ रोटी खा लेते हैं। इनकी ख्वाहिशात बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी वो नहीं। यहाँ सिक्योरिटी के या मूवमेंट के हिसाब से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनका ना कोई प्रोटोकॉल का इतना हिसाब किताब होता है ना इनका लेविश लाइफ होती है, ना करप्शन होती है। अब मामूली मिसाल है कि अभी ईरान का डेलीगेशन आया था इनसे मिलने के लिए, तो उधर ही मैदान में प्लास्टिक की टेबल डाल के, प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ के डील हो रही है। अब पाकिस्तान के साथ IMF डील करने आता है तो IMF बेहोश हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो सऊदी बादशाह का महल है क्या? प्रेसिडेंट हाउस, जिसका प्रेसिडेंट का तो काम ही कोई नहीं है, सिरे से उसका काम ही नहीं है कोई, लेकिन आप उसका महल देखें तो आप कहेंगे यार ये तो किसी अमीर मुल्क का महल है। तो ये फ़र्क है, ये इस तरह से चीज़ें करते हैं। अब अफ़गानिस्तान ने चाइना, रशिया और दीगर पावर्स के साथ डील करनी शुरू की। आते ही सबसे पहले इन्होंने देखा कि 2021 में कि इंडिया यहाँ पे तकरीबन 200 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी कंडीशन के, लेकिन वो भाग गए हमारे डर से। तो उन्होंने इंडिया से कांटेक्ट किया और बोला वापस आएँ, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपका हम पे एहसान है, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम पाकिस्तान के कहने पे इंडिया के ख़िलाफ़ कभी कोई वो नहीं करेंगे। इंडिया मोस्ट वेलकम। इंडिया वैसे ही आपको पता है कि ये क्या कहते हैं, कुटुंब, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब, अपना ख़ानदान, एक कुटुंब, ऐसा कुछ हिंदी लफ्ज़ मैं भूल रहा हूँ। तो इंडिया आया फ़ौरन और अपने प्रोजेक्ट काफ़ी कंप्लीट भी कर लिए, काफ़ी कर रहा है। कई डैम्स हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, कई रोड्स हैं, कई चीज़ें कर रहा है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि मिनरल्स जो कि अमेरिका वहाँ से चोरी करता रहा था, वो निकालनी शुरू की। चाइना की एक कंपनी के साथ इन्होंने लिथियम एक्सप्लॉइट करने का बिलियंस ऑफ डॉलर का अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अब ये नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी भी बलोचिस्तान से रेकोडेक और ये और वो चाइना को चोरी करके दे रहा है, आधा खुद खा रहा है आर्मी, आधा चाइना को मिल रहा है। यहाँ पे
अफगानिस्तान के ख़जाने में जा रहा है, जो भी जा रहा है। अफगानिस्तान के सारे फॉरेन रिजर्व जो अमेरिका में थे सब जब्त हैं, अमेरिका नहीं खोल रहा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट के खर्चे ही नहीं है कुछ, ये बिल्कुल सस्ते में मुफ्त में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कोई ख्वाहिशात लंबी चौड़ी नहीं है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने, इनकी फैमिली की अपनी विशेष नहीं है, बच्चे अमेरिका में यूरोप में नहीं पढ़ाने, कोई खर्चे नहीं है, कोई लूटमार नहीं है। इसी तरह लिथियम के बाद अफ़गानिस्तान ने चाइना के साथ तेल निकालने का प्लान शुरू किया, और उसमें अफ़गानिस्तान में सरपुल प्रोविंस है, वहाँ पे ये शुरू हुआ। शेख शहाबुद्दीन दिलावर जो कि अफ़गानिस्तान के माइंस एंड पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज निकाल रहे हैं ताकि हमें कहीं से कर्जा ना लेना पड़े, कहीं से भीख ना मांगनी पड़े। ये पाकिस्तान को चमाट मारी एक तरह की, और हम अपने रिसोर्सेज से अपने मुल्क को डेवलप करेंगे। और इसी तरह मुल्ला मोहम्मद नादर हागी जो ये गवर्नर हैं सरपुल प्रोविंस के, उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क अपने इंटरनल रिसोर्सेज पे पूरा जोर लगा रहा है, और जितने प्रोजेक्ट्स 20 साल में शुरू हुए थे और कंप्लीट नहीं हुए उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे। हमारा मेन मकसद अफ़गानिस्तान को पीसफुल बनाना और डेवलप करना। और अजीज़ दोस्तों, वो पाकिस्तान जिसने अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया डॉलर कमाने के लिए, आज पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है दुनिया में। पाकिस्तान की 2 टके की कोई वैल्यू नहीं है, और 40 साल से अफ़गानिस्तान में जंग होने के बाद भी आज अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से डॉलर सस्ता है, पाउंड सस्ता है, गैस सस्ती है, पेट्रोल, डीजल, आटा, घी, चीनी, चावल सब पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। इसलिए कि अफ़गानिस्तान के तालिबान चोरियां करके, करप्शन करके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन में महल नहीं बनाते, प्रॉपर्टियां नहीं बनाते, पापा जोन्स नहीं बनाते। और ये मैं क्रेडिट दूंगा तालिबान सरकार को, उनके ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे मेरे अप्रहेंशंस हैं, वो रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट अफ़गानिस्तान के तालिबान ऑनेस्टली अफ़गानिस्तान को बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी बहुत कुछ होना है, क्यों कि डेमोक्रेसी ज़रूरी है। अगर एक तालिबान ही लगे रहेंगे और कोई वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे और कोई किसी को पार्टिसिपेशन का हिस्सा नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान मल्टी एथनिक ग्रुप्स कंट्री है। 43% पख्तून है, लेकिन 57% नॉन पख्तून है, जबकि तालिबान इज़ ए पख्तून अलायंस। तो एथनिक माइनॉरिटीज़, फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे हज़ारा शिया हैं और दूसरे हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़, औरतें, बच्चों की एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन, इन सब चीज़ें में अफ़गानिस्तान को आगे काम करना है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कम से कम आप ये देख लें कि पाकिस्तान जिसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया, वो आज 2 टके की इज्जत नहीं है, भिखारी मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है, टेररिस्ट मुल्क मशहूर है। और जिन अफ़गानियों को पाकिस्तान ने टेररिस्ट मशहूर कर दिया था, दुनिया में ब्रांड बना दिया था इनका टेररिस्ट का, आज वो कम से कम अपने मुल्क को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं, और अभी 2 साल भी इनको पूरे नहीं हुए। सोलर पैनल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, अफ़गानिस्तान ने खुद बनाने शुरू कर दिए। सोलर पैनल अफ़गानिस्तान में रोज़ के 300 बन रहे हैं, बहुत डेवलप कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।